दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में मैं हमेशा आपको नए नए बिजनेस आइडिया और नए नए बिजनेस टिप्स देता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस बीच पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं आप लोगों के। बहुत सारे मेरे पास मैसेज आ रहे हैं, आपके कमेंट आ रहे हैं, मेरे पर्सनल नंबर पे बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं। तो आज मैं उन सारे क्वेरीज को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। हो सकता है कि वो क्वेरी आपकी भी हो, वो प्रॉब्लम आपकी भी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हो सकता है कि पेट्रोल पंप से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरी आपकी इसमें इंक्लूड हो, जिससे जो भी आपकी क्वेरी है उसकी सोल्यूशन आपको मिल जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि सबसे पहले कुछ क्वेरी ये आ रही है कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, उनके पास वो दिसंबर जनवरी में उनका सिलेक्शन हो चुका है। इसके बाद अभी तक कोई अपडेट नहीं आया उनके पास कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे करना है। इसके लिए कोई भी अभी तक मेल उनके पास या फिर कोई कॉल ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से, सेल्स ऑफिसर की तरफ से कोई भी मेल या फिर कोई भी कॉल नहीं आया है। तो इस चीज को समझने की जरूरत है कि इतना डिले क्यों हो रहा है। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सेल्स ऑफिसर से कांटेक्ट करें, अपने डिविजनल ऑफिस में जाएं या फिर आपका जो भी रीजनल ऑफिस हो वहां पे जाएं, वहां के ऑफिसर से कांटेक्ट करें और उनसे जाने कि ऐसा क्या है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं आप लोगों के कि जो आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि 4-4 महीने हो गए, अभी तक कोई भी आपके पास अपडेट नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसे एप्लीकेंट हैं जो मेरे प्रीमियम मेंबर हैं, जिनकी ये क्वेरी, जिन्होंने खुद मुझे बताया है कॉल करके कि सर मैंने सेल्स ऑफिसर से कांटेक्ट किया और अपने डिविजनल ऑफिस में कांटेक्ट किया, तो उनका ये कहना है कि आफ्टर इलेक्शन सारी चीजें हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इलेक्शन में कुछ ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं और जो प्रोसेस है थोड़ा सा स्लो हो रखा है और ये नहीं चाहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में सारे प्रोसेस को वो करें और आपको एलवाई दें। तो इस वजह से भी आपका डिले हो सकता है। कुछ केसेस ऐसे भी मेरे पास आए हैं दोस्तों कि आप लोग के इनपुट्स जो मिल रहे हैं कि उनका एफवीसी भी हो गया है, एलईसी भी हो गया है, बट आगे जो कंपनी को एलवाई प्रोवाइड करना चाहिए, आपको देना चाहिए, वो नहीं दे रही है। कंपनी से कांटेक्ट करने पे पता चल रहा है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी का एक ही सीन है कि इलेक्शन के बाद हम सारी चीजें प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इलेक्शन के बीच में मैं ये नहीं चाहता हूं कि इलेक्शन के टाइम कोड ऑफ कंडक्ट के बीच में मैं आपको एलवाई इशू करूं और इससे जो एनओसी के प्रोसेस हैं उनमें भी कुछ डिले हो रहा है, क्योंकि जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वहां से एनओसी आप नहीं ले पाएंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट्स में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी ड्यूटी जो है इलेक्शन में लगी हुई है और जब तक ये सारे फेजेस कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक एलवाई नहीं प्रोवाइड करेंगे। ऐसा सेल्स ऑफिसर का कहना है, कुछ सेल्स ऑफिसर का कहना है। कहां तक ये सही है, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस हैं? अगर हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए कि आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है। कुछ लोगों की क्वेरी ये भी आ रही है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट की, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से ये सारे डिले हो रहे हैं। तो जैसा दोस्तों आप लोगों के थ्रू ही ये इनपुट मिला है, सेल्स ऑफिसर से भी मेरी बातचीत हुई है, उनका भी ये कहना है कि कुछ डिले इस वजह से जरूर हो रहा है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से। तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, धैर्य रखिए और जल्दी ही जैसे इलेक्शन के सारे फेजेस कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद ये आपके प्रोसेस बहुत तेजी से चलने वाले हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिए, बहुत तेजी से प्रोसेस होगा। बीच में जब स्टार्ट हुआ था तो प्रोसेस बहुत तेज चल रहा था, बहुत तेजी से सारी चीजें एलईसी हो रही थी, एफबीसी हो रही थी, एलवाई प्रोवाइड की जा रही थी। तो बहुत सारे लोगों को एलवाई मिल भी चुकी है और वो अपने एनओसी के प्रोसेस को स्टार्ट कर चुके हैं। और एनओसी के प्रोसेस को स्टार्ट करने के बाद अब थोड़ी सी उनको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट भी एनओसी के लिए वो जा रहे हैं वहां पे थोड़ा सा एम्प्लॉयज का ड्यूटी जो है, एम्प्लॉयज का दूसरे जगह पे डिप्लॉयमेंट हो गया है, इलेक्शन में उनका डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, तो वहां पे एम्प्लॉयज कम है। इस वजह से थोड़ी सी डिले हो रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं कि मैंने कोई कंप्लेन किया और कंप्लेन का अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, ना तो कंपनी ने मुझे कोई लेटर भेजा कि आप उसका लीगल डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड कीजिए, आप मुझे एज जो एविडेंस होना चाहिए कि जो भी आपने एलिगेशन लगाया हुआ है किसी एप्लीकेंट के ऊपर, आपने जो कंप्लेन किया हुआ है और उस कंप्लेन के अगेंस्ट में कोई भी आपसे एविडेंस नहीं लिया जा रहा, कोई भी सबूत, डॉक्यूमेंट्स आपसे नहीं मांगे जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोसेस है कंप्लेन करने का, कंप्लेन करने के बाद कंपनी जो है जिन्होंने भी कंप्लेन किया है उनको वो एक लेटर भेजती है कि विद इन 21 डेज आपके जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं इस कंप्लेन के रिगार्डिंग आप उसे प्रोवाइड कीजिए।
तो ऐसा नहीं हो रहा है। और इसमें कुछ कंपनी की भी प्रॉब्लम है, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि कंपनी को ये चीजें करनी चाहिए। अगर किसी ने कंप्लेन किया है तो उसका रिस्पॉन्स करना चाहिए। अगर कंप्लेन किया है, वो कंप्लेन जेन्युइन है, तो उनके कुछ जो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन है कि उनका जो रिफंड है, जो डीडी बनाया गया था 5,000 रुपए का, 5,000 रुपीज का जो डीडी था, वो रिटर्न किया जाएगा। वो भी नहीं हो रहा है, और ना तो कंप्लेन पे कोई एक्शन लिया जा रहा है। कंप्लेन करने के बाद कंपनी की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, और जिसके अगेंस्ट आपने कंप्लेन किया उनका सिलेक्शन भी हो गया, उनको एलओआई भी मिल गया। तो बहुत सारे केसेस में बहुत सारे एप्लीकेंट्स ने आरटीआई डाली है, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो एक क्लॉज होता है, उसको जो है कंपनी को आरटीआई डाला है। बट आरटीआई का भी सही से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। वो चीजों को बहुत ही गोल मटोल करके रिप्लाई कर रहे हैं। डायरेक्टली जो आपने क्वेश्चन किया है उसका आंसर नहीं दे रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। गाइडलाइन के थ्रू आरटीआई में जो भी आपने क्वेश्चंस पुटअप किए हैं उसके प्रॉपर तरीके से आपको आंसर देने चाहिए, बस उसके आंसर, बट उसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी भी एप्लीकेंट के अगेंस्ट आपने कंप्लेन किया है और कंप्लेन आपका जेन्युइन है, आपको पता है, सारी चीजें पता है कि वो गलत है, इसके बावजूद भी अगर कंप्लेन का कोई भी रिस्पांस कंपनी की तरफ से नहीं मिला है, तो आप आरटीआई डाल सकते हैं। कंपनी को कुछ ना कुछ उसका जवाब देना पड़ेगा। मेरे ही चैनल पे कुछ मेरे ऐसे व्यूअर्स हैं जिनका कुछ क्वेश्चंस होता है, तो उस पर वो जवाब देते हैं कि ये बिजनेस ठीक नहीं है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, इसमें मैं कह सकता हूं कि बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो किसी को डिमोटिवेट करना कि नहीं, आप इस बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट करने के बाद आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएंगे, तो ये चीजें तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। बट कोई अगर अप्लाई किया हुआ है, उसका सिलेक्शन हो गया है, तो उसको डिमोटिवेट ना करें। और मैंने तो बहुत सारे ऐसे पेट्रोल पंप डीलर्स को देखा है जिनका प्रॉफिट काफी अच्छा है, और कुछ डीलर ऐसे भी हैं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूं कि कुछ डीलर ऐसे भी हैं कि जिनका प्रॉफिट मार्जिन नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट अगर कैलकुलेट किया जाए तो उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं हो रहा है। बट ये सारे लोकेशंस पे ऐसा नहीं है। इस चीज को आप समझने की कोशिश करें कि सारे लोकेशंस पे ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे ऐसी प्रॉब्लम है, बट सारे लोकेशंस पे ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस और आ रहे हैं जिनका ये समझना बहुत ही जरूरी है कि कंपनी क्या ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी चीजों को कर रही है, क्या कंपनी के द्वारा जितने भी प्रोसेस हो रहे हैं वो टोटली ट्रांसपेरेंट हैं कि नहीं है। जहां तक देखा जाए कि पिछले टाइम पे जब ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं हुआ करता था, उस टाइम ट्रांसपेरेंसी की चांसेस बहुत ही कम होते थे। जब से ऑनलाइन प्रोसेस सारी चीजें स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी की चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, ट्रांसपेरेंसी ज्यादा हो रखी है। बट कुछ केस ऐसे आए हैं मेरे पास कि किसी का सिलेक्शन 2018 में हुआ था और उनका एलओआई भी मिल गया, एनओसी भी मिल गया, कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गया, वहां पे सारी चीजें इंस्टॉलेशन भी होने लगी। बट वहां पे कुछ लैंड को लेके जो इश्यूज थी, उससे जो है वहां का जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसने जो है उसको स्टे करवा दिया। इसके बाद फिर क्या हुआ कि जब 2023 की वैकेंसी आई, सेम एप्लीकेंट ने सेम लोकेशन पे अप्लाई किया और सेम कैंडिडेट का सिलेक्शन हो गया। तो क्या इस चीज को माना जाए कि यह ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जा रहा है? क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसी कैंडिडेट ने जो 2018 में अप्लाई किया था उसने 2023 में अप्लाई किया और सेम कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ? तो यहाँ पे कुछ तो लग रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई है, कुछ तो गलत हुआ है। जो और एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने मुझे मेल किया है, मुझे अपने सारे डिटेल्स दी हैं और सारे स्क्रीनशॉट मुझे भेजे हैं कि ये चीजें हैं। तो ये तो मुझे नहीं लग रहा कि ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया, यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ है। दोस्तों, कंपनी की तरफ से कुछ गलत एडवर्टीजमेंट पे ही निकाली गई हैं, जिसके लिए वहां पे एप्लीकेंट्स ने एप्लीकेशन किया, उनका सिलेक्शन हुआ, इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया। अब कंपनी का ये कहना है कि वो मेरे से गलत इंफॉर्मेशन, गलत एडवर्टीजमेंट निकल गई, और इस केस में वो परेशान कर रहे हैं कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से, जैसे एनओसी लेना था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से। एक मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, एग्जांपल नहीं, एक फैक्ट बता रहा हूँ। एक बिहार के हैं जिनका सिलेक्शन हो गया और बाद में पता चला कि उनका जो लोकेशन है वो गलत है। इशू क्या आ गया कि वहां पे एक NS 333 है और एक NS 333A है। जो उन्होंने लोकेशन दिया एक स्कूल का कि उस स्कूल से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए, वो जो लोकेशन था वो NS 333 पे है। बट
कंपनी ने अपने एडवर्टीजमेंट में NH 333A कर दिया है। अब इस केस में एप्लीकेंट काफी परेशान। NH 333A कर दिया हुआ है, एडवर्टीजमेंट में सिर्फ ए का मिस्टेक है, NH 333 और NH 333A। अब कंपनी का यह कहना है कि आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से जो आप एनओसी ले रहे हैं वहां पे बोल दीजिए कि NH 333A उसको कर दें। बट नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, क्योंकि वो लोकेशन NH 333 पे है। तो NH बिल्कुल ही डिनाई कर रही है कि मैं यहाँ पे NH 333A इसको नहीं कर सकता हूं। ये जो मिस्टेक हुआ है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से हुआ है। ऑयल मार्केटिंग कंपनी को अपने एडवर्टीजमेंट में ये जो मिस्टेक हुई है उसको सही करने की जिम्मेदारी ये आपके ऑयल मार्केटिंग कंपनी की है। अब इसमें जो एप्लीकेंट है वो बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है, कंपनी करने को तैयार नहीं है, उस एडवर्टीजमेंट को चेंज करने को तैयार नहीं है, और NH जो है उस एडवर्टीजमेंट पे, उस NH पे एनओसी देने को तैयार नहीं है। अब कंपनी का ये कहना है कि कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है, एडिट नहीं हो सकता है। इस केस में कंपनी का कहना है कि ठीक है इसको छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम जब भी एडवर्टीजमेंट आएगा तो मैं आपका सिलेक्शन इसमें करवा दूंगा। मतलब अगर कंपनी की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी को इस चीज को समझना चाहिए, कंपनी को वो चीज करनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि अगर कंपनी की कोई प्रॉब्लम है तो उसका सारा जो डेटा है वो दे देते हैं एप्लीकेंट की तरफ से, एप्लीकेंट को, कि एप्लीकेंट ही इसमें परेशान हो। अब एप्लीकेंट क्या करे, यहाँ पे एप्लीकेंट की कोई गलती नहीं है, यहाँ पे गलती है ऑयल मार्केटिंग कंपनी की। एक सेम सिनेरियो और हुआ है दोस्तों की एक साइट है जो वो रेगुलर साइट है, ठीक है, रेगुलर साइट है। पहले वो स्टेट हाईवे था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है नेशनल हाईवे में। अब इस केस में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उनका जो एडवर्टीजमेंट था वो स्टेट हाईवे पे है और अब वो नेशनल हाईवे हो चुका है। अब इसमें एप्लीकेंट को ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरफ से इतना ज्यादा परेशान किया जा रहा है कि आप NH से इसको मेंशन करवा के ले आइए कि ये NH में ये आ गया है, पहले ये SH में था, और जब यहाँ पे सर्वे हुआ तब ये SH में था, अब ये NH में आ गया है। अब ये कंपनी करने को तैयार नहीं है, ना तो नेशनल हाईवे करने को तैयार है। PWD कह रहा है कि हाँ स्टेट हाईवे में है, अभी भी मेरे स्टेट हाईवे के उसमें शो कर रहा है, बट उसका गैजेट निकल चुका हुआ है नेशनल हाईवे का, अब वो नेशनल हाईवे पे शो कर रहा है। इस केस में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। आपके साथ भी कुछ ऐसे केसेस आए होंगे। मेरे कुछ एप्लीकेंट हैं जो रामपुर के हैं, रामपुर यूपी से हैं, वहां पे भी सेम कंडीशन आ रही है, बिल्कुल सेम कंडीशन है कि एक NH से एक बाईपास निकला हुआ है। पहले वो NH मेन मार्केट से ज्यादा था, अब NH शिफ्ट हो गया है बाईपास पे। अब वहां पे एप्लीकेंट ने हाईवे पे जो NH का बाईपास निकला हुआ है वहां पे लोकेशन लिया। अब कंपनी का ये कहना है कि आप मुझे ये क्लियर करके बताइए कि वो बाईपास NH का है और ये अप्रूव हो चुका है, और बीच का जो NH है उसको बंद कर दिया गया है। अब इस केस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि गजट निकाल के ले आइए, मिनिस्ट्री से आप सारे डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। तो जिनके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, जिनके पास ये इतनी नॉलेज नहीं, वो कैसे कर पाएंगे? ये सारी चीजें कंपनी को NH से डायरेक्टली कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उनको अपना रिटेल आउटलेट्स वहां पे सेटअप करना है। सिर्फ एप्लीकेंट ही वहां पे क्यों परेशान हो? ऑयल मार्केटिंग कंपनी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने एप्लीकेंट्स का सपोर्ट करें। यहाँ पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी को चाहिए कि वो डायरेक्टली उस डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करे, वो चाहे नेशनल हाईवे हो या फिर स्टेट हाईवे हो, उसमें एप्लीकेंट्स को क्यों परेशान किया जा रहा है। रिटेल आउटलेट जो ओपन हो रहा है वो एप्लीकेंट के साथ साथ कंपनी का भी हो रहा है, तो कंपनी की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सेटअप कराने में एप्लीकेंट्स की हेल्प करें। बट कंपनी लेटरबाजी करके बिल्कुल दूर हट जाती है कि आप जाके वहां से गजट ले आइए, मिनिस्ट्री से आप उसको अप्रूव कराइए। ये सारी चीजें एप्लीकेंट कहाँ कर पाएगी? ये बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है। एक केस और है दोस्तों, ये मेरे हिसाब से केस थोड़ा सा टिपिकल है, आप लोगों के बीच भी ऐसे केसेस हो सकते हैं। एक एप्लीकेंट जिनका जो है सिलेक्शन हुआ, उन्होंने अपना इनिशियल सिक्योरिटी डिपॉजिट पे किया, डॉक्यूमेंट अपलोड किया। अब वहां पे एक केस आ रहा है कि को ओनर से उन्होंने लीज नहीं कराया, एप्लीकेंट ने लीज नहीं कराया। अब यहाँ पे सिनेरियो सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि वो जमीन थी उनके फादर के नेम पे, उनकी डेथ हो गई। अब उस जमीन को उसकी मदर और उसके बेटे में ये जमीन जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने दोनों लोगों का नाम चढ़ गया। मदर जो है उन्होंने लीज कर दिया है, बेटे ने लीज नहीं किया है। बेटे ने लीज इसलिए नहीं किया है क्योंकि बेटे की उम्र अभी 14 से 15 साल ही है। अब इस केस में वो 14-15 साल का लड़का कैसे लीज कर सकता है? अभी तो वो माइनर है। इस केस में मुझे ये लगता है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को
एज ए गार्जियनशिप मदर ने अगर वहां पे लीज कर दिया है तो एक वहां पे एफिडेविट बनवा सकते हैं कि 18 साल या 21 साल होने के बाद अगर ये प्रॉब्लम आती है तो इनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। इस टाइप से एक एफिडेविट उस लड़के से दिला देना चाहिए। बट यहाँ पे कंपनी का बिल्कुल साफ इंस्ट्रक्शन है कि आपके यहाँ पे कैंसिलेशन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब इस केस में क्या किया जाए, प्रीमियम मेंबर हैं वो, उनका ये कहना है कि सर इस चीज में क्या किया जाए। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उन दोनों लोगों का नाम चढ़ा हुआ है और वो बच्चा अभी माइनर है, इस केस में क्या करें। तो मुझे जहां तक लगता है कि कंपनी को इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि उनकी गार्जियनशिप में उनके बच्चे की उम्र अभी 12 से 15 साल ही है, तो यहाँ पे मदर के लीज को वैलिड माना जाना चाहिए, वैलिड मानना चाहिए। अगर वो नहीं मानती है तो शायद इनको हाई कोर्ट पे जाना पड़ेगा, वो अपने पिटीशन को डाल सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, या फिर एसडीएम की तरफ से ये लेटर इशू कर सकते हैं कि हाँ अभी ये माइनर है, तो इसकी लिए आप जो भी एफिडेविट बनवाना चाहे बनवा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो एप्लीकेंट हैं इनका सिलेक्शन हो गया, कंपनी का कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था पिछले 3 महीने से। जब 3 महीने से कोई मेल नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया, कॉल करने पे सेल्स ऑफिसर कॉल नहीं अटेंड कर रहे हैं, जब ये एप्लीकेंट वहां ऑफिस में पहुंचा, रीजनल ऑफिस में पहुंचा, वहां पे उसने सारी बातें रखी और वहां पे पहुंचने के बाद अपने सारे जो भी प्रॉब्लम्स थे उसको वहां पे बताया गया, रीजनल मैनेजर जो भी था उससे। उसके 2 दिन के बाद उनके पास मेल आ रहा है कि आपका ड्यू टू को ओनर्स जो लीज जो है को ओनर से नहीं हुआ, इस वजह से आप कैंसिल किया जा रहा है। मतलब कंपनी की तरफ से देखा जाए तो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया जा रहा है कि कंपनी तब रिस्पॉन्स कर रही है जब एप्लीकेंट वहां पे पहुंच रहा है, तब उसको वो मेल आ रहा है 2 दिन के बाद कि आपका को ओनर से लीज ना होने के कारण ये कैंसिल किया जा रहा है। अब कंपनी को ये चीजें समझनी चाहिए, वहां पे जो भी ऑफिसर्स हैं उनको ये समझना चाहिए कि कुछ माइनर के केसेस और मेजर के केसेस अलग होते हैं। अगर कोई माइनर है तो उनके गार्जियनशिप में उनकी माँ है तो उनकी माँ की लीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। कुछ ऐसा एप्लीकेंट्स हैं कि जिनका ये कहना है कि सर मेरा ग्रुप 3 में सिलेक्शन हुआ है और मेरे लोकेशन पे जो भी उनका एडवर्टाइज लोकेशन है वहां पे कोई जमीन की अवेलेबिलिटी नहीं है, और जमीन की अवेलेबिलिटी ना होने के कारण एक जमीन है जहां पे फ्रंट पे कुछ शॉप्स बनी हुई हैं, वहां पे कुछ दुकान बने हुए हैं। अब उनका ये कहना है कि फ्रंट पे दुकान बनी हुई है और पीछे जगह खाली है, तो क्या इस लोकेशंस पे एलईसी हो सकती है? तो जहां तक मुझे लगता है दोस्तों कि इस लोकेशन पे एलईसी नहीं हो सकती है, क्योंकि जब भी कोई एलईसी करने आएगा तो वहां पे एक खाली जमीन चाहिए होगी, और सपोज दैट कि आपने पहले ही उस दुकान को तोड़वा दिया जो भी दुकान बने हुए हैं, और एलईसी आपकी फाइनल नहीं हो पाई या फिर आपको एनओसी वहां पे प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाई, तब तो आपका वहां पे लॉस हो जाए, क्योंकि जो दुकान है वो भी टूट जाएगी और एनओसी भी ना मिले। तो एक बार आप ये कांटेक्ट करके अपने सेल्स ऑफिसर से कांटेक्ट करें और उनको इस लोकेशन को दिखाएं कि क्या ये एलईसी यहाँ पे हो सकती है, पास हो सकती है। अगर वो एलईसी वहां पे कंप्लीट हो जाए बिना दुकान को कुछ डिस्टर्ब किए हुए, क्योंकि एलईसी के बाद ही आपको एलओआई मिलेगा और एलओआई के बाद आपको वहां पे एनओसी के प्रोसेस स्टार्ट होंगे। एनओसी के प्रोसेस पे ऑयल मार्केटिंग कंपनी का कोई भी उनका इंटरफेरेंस नहीं होता है कि एनओसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्योंकि एनओसी जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट से लेनी होती है। तो जहां तक मुझे लगता है कि इसमें थोड़ा सा रिस्क है, अगर आप चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं, दुकान को तोड़वाने के बाद वो आपकी स्पेस अवेलेबल हो जाएगी। अगर इन फ्यूचर आपको एनओसी मिल गई तो वहां पे आपका रिटेल आउटलेट ओपन हो सकता है, बट अगर वहां पे एनओसी आपको नहीं मिली तो फिर ये आपको थोड़ा सा लॉस हो सकता है। तो दोस्तों इस तरह के बहुत सारे क्वेरीज आपके हैं मेरे पास, आपकी तरफ से बहुत सारे इनपुट्स आते रहते हैं। मैं कोशिश करता हूं सारे इनपुट्स पे, सारे कमेंट्स पे आपको मैं रिप्लाई करूं, रिप्लाई भी करता हूं, कोशिश भी करता हूं, बट थोड़ा सा वर्कलोड होने की वजह से मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मेरा फ्लैश पे नंबर चल रहा है, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। जहां तक हो सकता है मैं आपके प्रोसेस को थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूंगा। और जिनके कुछ एनओसीज के प्रॉब्लम है, एनएच की कुछ प्रॉब्लम है, एनएच की एनओसी की कुछ प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें। इसमें मैं एक नंबर और दे रहा हूं जो लखनऊ के एक एनओसी कंसल्टेंट हैं, आप उनसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, मिस्टर जावेद जी से, जिनका नंबर फ्लैश पे चल रहा है। आप उनसे कांटेक्ट करके एनओसी के प्रोसेस को कर सकते हैं। मेरा रेफरेंस दे सकते हैं कि विकास कुमार फ्रॉम फ्री व्यापार स्कूल से उन्होंने आपका नंबर दिया है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके जो भी क्वेरीज हो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। वो काफी एक्सपर्ट हैं, पिछले 20 से 25 सालों का उनके पास एक्सपीरियंस भी है, एक अच्छे कंसल्टेंट है। हो सके तो आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा,
वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिनकी भी ये प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व हो, उनकी प्रॉब्लम की कुछ सॉल्यूशंस मिल सकें। और साथ ही दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।